बैठ के कर दो। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पड़ाव पर, कहीं भी आप अटक रहे हैं, गोल्स को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, फंड चॉइसेस सही है या फिर नहीं, कोई भी सवाल बेसिकली आपके पास है अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो योर मनी में आकर उन्हें सुलझा सकते हैं। कैसे आप नोट कीजिए तरीका, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nwteen.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय इन्वेस्टर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए करंट मार्केट सिचुएशन में। एक तरफ यूएस और ईरान ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि जो न्यूज़ फ्लो है पूरे वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ वो इतना फास्ट है कि हर रोज एक नया स्टेटमेंट आता है और उसी हिसाब से हम मार्केट्स का रिएक्शन देखते हैं, फिर चाहे वो कमोडिटीज हो, ऑयल मार्केट हो या इक्विटी मार्केट से क्यों ना हो। एग्जाम्पल, आज का आप मार्केट की चाल देखें और आप प्रीवियस सेशन के मार्केट की चाल देखें, तो कंसीडरिंग जो भी हो रहा है फिलहाल ग्लोबली, ग्लोबल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में, एग्जैक्ट एक राइट अप्रोच एक इन्वेस्टर की क्या होनी चाहिए? क्या ये समय है एक पॉज लेने का इंस्टेड ऑफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करने का, या फिर पूरा पोर्टफोलियो रीसेट करने का? एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टर्स यहाँ से आगे बढ़ें? जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो हमने काफी लंबे समय तक हमने टाइम करेक्शन देखी मार्केट में, और ये जो वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद हमने मार्च के महीने में एक अच्छी खासी प्राइस करेक्शन देखी है, जो शायद काफी समय के बाद इस तरह की करेक्शन आपको, इनफैक्ट शायद कोविड के बाद इस तरह की करेक्शन आपको देखने को मिली है। तो निवेशकों के लिए देखिए 2 तरह के निवेशक हैं यहाँ पे। एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, एक जो नए निवेशक हैं। अगर हम उन निवेशकों की बात कर रहे हैं जो साइडलाइन में इंतजार कर रहे थे कि भाई पता नहीं मार्केट कितना गिरेगा और एक बार मार्केट थम जाए तो उसके बाद से हम अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए अभी जो हुआ है वो एक पॉज है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद ये जो पॉज है ये फुली रीसेट में बदल जाएगा आगे जाके, लेकिन जिस तरह की खबरें कल से हम देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि वाकई में उसका ठीक तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं। तो आई थिंक वो जो अनसर्टेनिटी है थोड़ी कुछ हद तक मैं कहूंगा गई भी है, लेकिन कुछ अभी तक बनी हुई है। तो इन्वेस्टर्स के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है हमेशा, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यू हो या कोई भी सिचुएशन हो, समय समय पे अलग अलग कारणों से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप वो निवेशक हैं जो बहुत, इनको क्लैरिटी है कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और मेरा टाइम होराइजन लंबा है, और अगर मैं एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको बाहर बैठ के इंतजार करना है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगेगा कि जो मार्च का जो महीना था वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और शायद अभी भी है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वॉर बंद हो गई, तो इसलिए भी कि मुझे लगता है कि जो जो वैल्यूएशंस जो एक कंसर्न थे इक्विटी इन्वेस्टर्स के, वो काफी हद तक कम हुए हैं। वैल्यूएशंस काफी अच्छी है, स्पेशली अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि एक अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो क्लैरिटी है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको साइड लाइन में बैठना है। ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो भी, क्योंकि उसमें भी अगर आप मान लीजिए अगले 10 साल तक एसआईपी करने वाले हो, तो अगर ये सिचुएशन अगले कुछ हफ्तों में ये सुधर जाती है तो उसके बाद तो फिर फंडामेंटल्स विल टेक ओवर, तब तो फिर और दूसरे कारणों से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप हमेशा, जब भी आपको क्लैरिटी हो कि मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, मुझे डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप साइडलाइन पे वेट करो। हाँ, अगर आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वन ऑफ, तो डेफिनेटली चाहे वॉर हो या ना हो, कभी भी वन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक साथ करने में हमेशा रिस्क रहता है मार्केट टाइमिंग का। तो वहां तो मैं कहूंगा डेफिनेटली कि आप उसको अगले 3 से 6 महीने में एसटीपी के द्वारा इन्वेस्ट करें। बट अगर आपको एसआईपी से इन्वेस्ट करना है तो कोई कारण नहीं कि आप बाजार से बाहर रहें और इंतजार करें कि मार्केट सिचुएशन कब बदलेगी।
ओके अच्छा, फिर एक चीज और बताइए हेमंत जी, चलिए ये तो आपने बताया उन इन्वेस्टर्स के लिए जो साइडलाइंस पर थे उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब जिनके ऑलरेडी पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, इस मार्केट फॉल में पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस कम हुई हैं, रिटर्न्स कम हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? आमतौर पे हम कहते हैं कि मार्केट खराब है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कर लीजिए, लार्ज कैप थोड़े से सेफर लग रहे हैं, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप को आप चुनिए। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी लॉन्गर टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो क्या ऐसे मार्केट के टाइम में पोर्टफोलियो शफलिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर अपने ओरिजिनल पोर्टफोलियो से स्टिक रहकर भी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है? जी देखिए, इसके दो एस्पेक्ट थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पिछले 2 साल जो है काफी चैलेंजिंग थे उन निवेशकों के लिए जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसा काफी समय तक हमने देखा भी कुछ बहुत अच्छे रिटर्न नहीं थे और फिर प्राइस करेक्शन हमको देखने को मिला। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, आपने अपनी एसआईपी से इन्वेस्ट किया है, तो आप अपनी अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट को जाके देखें तो आप देखेंगे कि मार्केट करेक्शन के टाइम या पिछले 1.5 से 2 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी जो यूनिट्स है वो आपको ज्यादा मिली है एज कम्पेयर टू जो पहले आपको मिल रही थी। जब भी मार्केट में टर्न अराउंड होगा आपको उसका फायदा होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम अपने पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें अच्छी खासी गिरावट अगर हमें देखने को मिली है, स्पेशली जो जो मार्च में जो मार्केट में हुआ उसके उसके द्वारा, वो कहीं भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए थोड़ी एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उन्होंने देखा है कि ओवर द ईयर्स अलग अलग कारणों से मार्केट में करेक्शन आया है और मार्केट हमेशा जो रिकवर होता है और फिर पिछले लेवल से ऊपर जाता है, और वही इस बार भी होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट है आपकी उसको कंटिन्यू करते रहिए। जहां तक देखिए पोर्टफोलियो में बदलाव करने का सवाल है, पहले हमने एक समय देखा था कि काफी सारी एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में हो गई थी। फिर बात हो रही थी कि उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में डेफिनेटली अच्छे मौके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अग्रेसिवली अपनी एलोकेशन जो इन सेगमेंट को बढ़ा दें। लेकिन अगर आपने बिल्कुल इनमें इन्वेस्ट नहीं किया, बहुत कम इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड से करें या फिर आप मल्टी कैप जैसे फंड को देखें जहां पे मिनिमम 25% एलोकेशन ये दोनों सेगमेंट प्लस लार्ज कैप में होना ही है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट डेफिनेटली, और अगर आपके पास ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने काफी समय से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या आपको लगता है जो आपके पोर्टफोलियो को अननेसेसरी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, उसको डेफिनेटली रीअलाइन करने की जरूरत है। और ये समय अच्छा हो सकता है क्योंकि एक बार ये सिचुएशन सुधरी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके बाजार अच्छा काम करेगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा समय है पोर्टफोलियो को रीअलाइन करने का। और अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया है तो डेफिनेटली उसको करिए, कोई भी पॉज या कोई भी इंटरप्शन की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, फिर एक चीज और बताइए हेमंत जी, अगर कोई नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है इस समय, तो कैसा पोर्टफोलियो वो क्रिएट करे, फ्रेश एलोकेशन कहाँ करे, 4-5 फंड्स कंसीडरिंग मार्केट जिस तरीके के हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं? दीपाली, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा ये रहता है कि आपका गोल क्या है, आपका समय कितना है आपके पास। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमेशा ये मानना है कि आप जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट करें वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से करें, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें, ना कि मार्केट को मूड देखते हुए, क्योंकि मार्केट मूड जो है समय समय पे बदलता जाएगा। तो एक तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, क्योंकि आप छोटी रकम भी आप लगाते हैं तो आपका पैसा बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक्स में जाता है। विद इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो अगर आप स्पेशली इक्विटी की अगर आप बात करें तो वहां पे डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं। जैसे मल्टी कैप मैंने कहा, तीनों के तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है। फिर लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह की जो कैटेगरीज है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अवॉइड कीजिए सेक्टर थीमेटिक फंड्स को, क्योंकि जब आप नए निवेशक है आपको पहले तो इक्विटी के रिस्क को समझना है, उसके बाद आप थोड़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो की आप बात करेंगे। तो इस समय तो डाइवर्सिफाइड, लेकिन उतना लंबा समय आपके पास अगर नहीं है जो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, मान लीजिए 3 या 5 साल है आपके पास, तो उसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए या एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हो गए, उनमें आप अपना निवेश करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन। उसके बाद कौन सी कैटेगरी, विद इन कैटेगरी आप उन फंड्स को देखें जिन्होंने कंसिस्टेंटली पीयर ग्रुप यानी उसी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले में एक एवरेज रिटर्न से बेटर रिटर्न दिया। तो कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर रहे हैं उन फंड्स को देखिए, बट कैटेगरीज का सिलेक्शन मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए, ये रही बात
राइट अप्रोच की, नए एलोकेशन की, या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर सही प्लानिंग की, कंसीडरिंग जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन चलिए व्यूअर से अब करते हैं बातचीत, और पहले व्यूअर हमारे साथ जितेंद्र सिंह अयोध्या से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार, मेरा 3500 रुपए का SIP चल रहा है पर मंथ, जिसमें मैं बैलेंस SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में 1000 रुपए और फोकस्ड फंड में 1500 रुपए का और 2500 रुपए का वो करता हूँ कंट्रीब्यूशन। तो 15 साल के लिए लक्ष्य कितना अमाउंट हो जाएगा लगभग? तो आपके पास एक बैलेंस एडवांटेज है SBI का और एक स्मॉल कैप है, राइट? 3500 रुपए आप इन दोनों फंड्स में डाल रहे हैं। जी जी। ओके, और 15 साल का आपका नजरिया है। फिलहाल आपने 1,13,000 इकट्ठा कर लिए इस पोर्टफोलियो में। जी जी। ओके, क्या सलाह रहेगी हेमंत जी इनके पोर्टफोलियो पर और इनके टाइम होराइजन के हिसाब से एलोकेशन अमाउंट पर? देखिए दीपाली, यहाँ पे इनका टाइम होराइजन इन्होंने कहा 15 साल का, बिल्कुल काफी समय है इनके पास अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। लेकिन 2-3 इश्यूज हैं जो मुझे लगता है उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप देखें कि उनकी SIP अमाउंट है 3,500, 2 फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि दोनों के दोनों फंड जो है वो एक ही फंड हाउस के हैं। ऐसा नहीं है कि SBI के फंड अच्छा नहीं कर रहे, डिसेंटली अच्छा नहीं कर परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन क्या होता है, इतने सारे जब म्यूचुअल फंड की एक्सपर्टीज आपके पास अवेलेबल है, तो पूरा का पूरा पैसा चाहे छोटी से छोटी रकम हो तो भी मुझे लगता है एक से ज्यादा फंड हाउसेज में आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात, जैसे हमने पहले बात की कि अपने टाइम होराइजन के हिसाब से सही कैटेगरी को चुनिए। बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसा मैंने कहा कि वो उन निवेशकों के लिए अच्छी ऑप्शन है जिनके पास 3 या 5 साल का समय हो, बहुत लंबा समय नहीं हो, और वो नहीं चाहते कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में जाए। यहाँ पे जितेंद्र के पास 15 साल का समय है। 15 साल में आप किसी अच्छे इक्विटी फंड में जाएंगे तो आपके रिटर्न जो है कहीं बेहतर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में वोलेटिलिटी है, उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कमिटेड है कि वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह में आप एक मल्टी कैप फंड लीजिए, उसमें आप कोटक मल्टी कैप को कंसिडर कर सकते हो। और जो 1,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्मॉल कैप के अंदर, वहां पे भी आप अपनी थोड़ी सी या तो उसको कंटिन्यू करें, अगर आप चेंज करना चाहें तो किसी भी लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप जा सकते हैं, या एक फ्लेक्सी कैप जैसे और एक फ्लेक्सी कैप में आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इक्विटी एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें अपना पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा आपको वोलेटाइल बनाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ऐसे फंड में भी मत रहिए जो आपको इक्विटी का सही पोटेंशियल ना दे सके। अब इन्होंने पूछा कि कितना पैसा ये बना सकते हैं। अगर हम इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाए कि ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 12% का अगर हम रिटर्न मान के चले, तो मेरा ये मानना है कि करीब मैंने इनकी जो 1,13,000 की जो वैल्यू वो भी कंसिडर किया है, और 3,500 की जो उनकी SIP अमाउंट है उसको भी कंसिडर किया है। तो करीब करीब 24 लाख का पोर्टफोलियो ये बना पाएंगे। लंबा समय है। मैं इनको सब एक और चीज एडवाइस करना चाहूंगा, कोशिश करें कि हर साल थोड़ी थोड़ी रकम अपनी SIP, जिसको हम स्टेप अप कहते हैं, वो करें, ताकि आपको और बड़ा कॉर्पस जो है बन सके। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। डेफिनेटली थोड़े से बदलाव आपको बताए गए हैं, और जैसे आमतौर पे इस शो में हम हमेशा अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउसेस में भी होना चाहिए, ना ही सिर्फ कैटेगरीज में। आपके पास दोनों ही फंड्स एक फंड हाउस से हैं, इसीलिए आपको बदलाव के सजेशन दिए गए हैं, और कैटेगरीज ही वो सजेस्ट की गई हैं जो कि ज्यादा बेटर रिटर्न पोटेंशियल रखते हैं, जिसमें कोटक मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन्हें आप पिक कर सकते हैं। और 24 लाख के आसपास की राशि आप मान के चले इकट्ठा कर पाएंगे 15 सालों में इन्हीं दो राशि के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो। बात करते हैं प्रशांत से। प्रशांत चौधरी हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जी नमस्कार मैम। मैम मेरी क्या सवाल है आपका? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 की, कोटक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड में 5,000 की, HDFC मिड कैप फंड में 5,000 की, ICICI प्रू वैल्यू फंड में 5,000 की, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में 2,100 की, और SBI का मैग्नम चिल्ड्रन फंड में है सर मैम 4,500 की। टोटल SIP मेरी 26,600 की है, और मेरा टाइम होराइजन है 20 से 22 साल। तो क्या मेरा पोर्टफोलियो एक सही दिशा में जा रहा है? मैं एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और दूसरा एक सवाल मेरा और ये है कि क्या मैम हम केवल 2 फंड्स में इतने सारे फंड्स ना रखते अपने पोर्टफोलियो में, केवल एक मल्टी कैप, कोई अच्छा मल्टी कैप और कोई एक अच्छा फ्लेक्सी कैप, केवल 2 फंड से भी अपना पोर्टफोलियो चला सकते हैं क्या? ओके, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है जो उन्होंने आखिर में पूछा। मैं तो इनफैक्ट शुरुआत में पूछ भी रही थी
हेमंत जी से कि क्या नई एलोकेशन के हिसाब से करंट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप की बेटर प्लेसमेंट हो सकती है क्या। बट एनी विच वेज दोनों सवाल ले लेते हैं इनके हेमंत जी। पहले मैं इनका क्विक रिकैप कर देती हूँ सवाल का। 26,000 की सिप चल रही है, 13 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20-22 साल का नजरिया है। एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, आईएसएफ प्रूफ वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी मिड कैप में 5,000 ईच, देन 4,500 ईच है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट में, 2,100 ईच है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में। तो ये जानना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इतने सारे फंड्स की जगह सिर्फ 2 फंड्स रख लें क्या, एक मल्टी कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप? हाँ जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बट पहले इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि 26,600 की एसआईपी कर रहा है और 20 से 22 साल है। अगर मैं इनको यही कहूंगा कि अगर ये हो सके तो 22 साल तक अगर कंटिन्यू करे, वो मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 4 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस वो बना पाएंगे। तो डेफिनेटली अच्छा खासा बड़ा इनका कॉर्पस बनेगा, लंबा समय इनके पास। और इतने लंबे समय जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली इक्विटी का जो पूरा पोटेंशियल है उसका फायदा आपको मिलता है। लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है। एक तो जैसे इनके पास एक कोटक निफ्टी अल्फा 50 फंड है, उसकी बजाय मैं चाहता हूं कि वो अगर वो कोटक का मल्टी कैप फंड कंसिडर करें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। उसके अलावा एसबीआई में इनके 2 फंड है, एक मैग्नम चिल्ड्रन फंड है। चिल्ड्रन फंड एज सच उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट वो आपको क्लैरिटी देता है कि आप किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आई थिंक 22 साल में जब आप कर रहे हो तो आपका जो फोकस है वो ऐसा होना चाहिए कि एक डाइवर्सिफाइड फंड हो और वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। दूसरा, इनके पास बैलेंस एडवांटेज है। जैसे हमने पहले सवाल में भी कहा था, इतने लंबे समय के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही कैटेगरी नहीं है। तो ये दोनों के दोनों पैसे कुल मिला के 6,600 रुपए अगर आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में लगाएं तो मुझे लगता है वो आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को सुधारेगा। तो डेफिनेटली ये कुछ बदलाव है जो आपको पोर्टफोलियो में करने हैं। अब इनके दूसरे सवाल की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 फंड से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, बाय डेफिनेशन मल्टी कैप तीनों के तीनों, जैसा हमने पहले भी बात की शो में, तीनों के तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आप बिल्कुल सही हैं वो। लेकिन क्या होता है कि जब अब मान लीजिए आप 26,000 में से 13,000 रुपए 2 फंड में डालते हैं, ठीक है, उनमें से अगर एक फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप समझिए कि आपका 50% पोर्टफोलियो उस समय पे परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ज्यादा फंड मत रखिए, लेकिन बिल्कुल कम फंड रखने से भी एक कंसंट्रेशन रिस्क रहता है हमेशा। तो मेरा ये मानना है कि 3-4 फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में, स्पेशली जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। तो कुछ कैटेगरीज की जैसे हमने बात की थी, उन कैटेगरीज में चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तो मेरा ये मानना है कि आपके जो पोर्टफोलियो है, ये 3 फंड में जो बदलाव है मैंने कहा, उसमें से आप देखेंगे कि फंड आपका एक कम हो जाएगा और जो एलोकेशन आपकी सारे मार्केट सेगमेंट में होनी चाहिए वो आपके पोर्टफोलियो में होगी। तो 2 फंड डेफिनेटली मुझे लगता है, स्पेशली अगर आप जब 26,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कम है, क्योंकि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने के अपने ही रिस्क है। ओके, तो बदलाव सजेस्ट किए गए आपके पोर्टफोलियो को रिलेटेड, और ऑलरेडी आपके जो पोर्टफोलियो फंड्स हैं 3 से निकलने की सलाह दी गई है। मल्टी कैप डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन 26,000 की राशि के लिए शायद 2 फंड्स रखना वाजिब नहीं, इसीलिए आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करें। इसीलिए आपको चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में किन फंड से निकलना है। 2 नए फंड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं, जिसमें कोटक मल्टी कैप और एसबीआई लार्ज मिड कैप शामिल है। रही बात एक्यूमुलेशन की, 5.25 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले इकट्ठा कर पाएंगे 22 सालों में। रुकें, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, लेंगे कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, हिम्मत रुस्तगी के हमारे साथ बने हुए आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर आशीष हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए इंदौर से। आशीष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास 4 फंड है, मैं 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ और अभी मैं 50,000 रुपए वन टाइम के लिए एक बार और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा अभी जो फंड है वो सही है और जिन अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है क्या मैम, यही पता करना। ओके, पूछ लेते हैं क्या रहेगी आपके लिए। इनके पास कौन से फंड्स है? 3500 रुपए महीना एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे, 3,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, देन 1,000 रुपीज एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर में, 500 रुपए एसबीआई कॉन्ट्रा में। यंग इन्वेस्टर हैं, 28 इयर्स के हैं, टोटल सिप अमाउंट 8,000 का है और 14 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है। क्या सजेशन है हेमंत जी? आई थिंक टाइम होराइजन बिल्कुल सही है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखें तो उनमें 4 फंड्स हैं। उसमें एक सेक्टर फंड है, हेल्थ केयर फंड, जैसा कि हम देख सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसे निवेशक हैं, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत एग्रेसिव कैटेगरी सेक्टर थीमेटिक फंड में ना जाएं। कुछ समय ऐसा होता है कि कोई सेक्टर जो है आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं डाइवर्सिफाइड फंड से, बट आई थिंक उनमें एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक किसी भी निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको उसको फॉलो कर पाना। तो मेरा ये मानना है कि आप जो आपकी जो एसआईपी है हेल्थ केयर फंड में, उसको आप रिकंसिडर करें और वो पैसा जो है आप एसबीआई कॉन्ट्रा में लगाएं। तो आई थिंक 3 फंड होंगे आपके पोर्टफोलियो में, एसबीआई कॉन्ट्रा का फंड होगा और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। ये 3 फंड है और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं 12% के हिसाब से 14 साल में करीब करीब 40 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। बट ऑफ कोर्स लंबा समय है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोशिश कीजिए कि अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ा सकें। अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है, जो प्रोपोर्शनेटली जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में, और ये जो पैसा अगर लमसम आपके पास है उसके मुकाबले में बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो आप इन्हीं तीनों फंड में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रही राय आपके लिए। 40-42 लाख रुपए पहली बात तो आप इकट्ठा कर लेंगे 14 सालों में, और यूजुअली हम बाकी डिस्कशन में भी हमारे एक्सपर्ट्स मेंशन करते हैं कि थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी रिकमेंड की गई है। आप अपनी एसआईपी भी इंक्रीज कर सकते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है जो आपको सजेस्ट की गई हैं, और इन्वेस्टेड रहिए। सवाल लेते हैं अब एक ईमेल के थ्रू। जसपाल शर्मा ने मोगा पंजाब से सवाल भेजा है। 40 साल इनकी उम्र है, 20,000 की मंथली एसआईपी चल रही है, 10 लाख इनके ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं, 3 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं 15 सालों में। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके? बंधन स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 2,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दिन 4,000 डाल रहे हैं एलआईसी के गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में, 4,000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, 3,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप में और 3,000 एसबीआई गोल्ड फंड में। अब इनका सवाल क्लियर है कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस 3 करोड़ का लक्ष्य क्या 15 सालों में हासिल होगा या फिर नहीं, कंसिडरिंग 10 लाख के एक्यूमुलेशन कर चुके हैं। बदलाव करने की कुछ जरूरत है या फिर इसी फंड्स के साथ आगे जाएं? क्या सजेशन? जी दीपाली, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे भी। सबसे पहले अगर हम इनके लक्ष्य की बात करें, तो जैसा मैंने कहा 3 करोड़ का लक्ष्य है इनका, 15 साल का इनके पास समय, इनकी एसआईपी जो है 20,000 की है। अगर हम वो कंसिडर करें और साथ ही इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 10 लाख का, वो कंसिडर करें, अगर 12% से इनको ग्रोथ होती है तो करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो 3 करोड़ है, और शायद उन्होंने ये भी कहा है कि इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो और लंबे समय तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर वो 15 साल की बजाय 20 साल तक अपना ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो उनका टारगेट है 3 करोड़ का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हो सके तो अपने टाइम होराइजन को बढ़ा दीजिए ताकि आपका लक्ष्य जो पूरा हो जाए। ओवरऑल मैं कहूंगा फंड सिलेक्शन ठीक है, लेकिन 1-2 चीजें हैं जहाँ पे इनको थोड़ा रिकंसिडर करने की जरूरत है। एक तो मैं देख सकता हूँ कि इनका जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो 7,000 रुपए है, जो काफी ज्यादा है इनके पोर्टफोलियो, जो इनकी जो अभी एसआईपी का अमाउंट है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक फंड, गोल्ड फंड को आप डिसकंटिन्यू कीजिए। 3,000 रुपए आप कंटिन्यू कर सकते हैं गोल्ड में, जो भी आपके करीब 15% होगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट का। बट वो 4,000 जो आप एलआईसी गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो, वो 2 एग्जिस्टिंग फंड है आपके पास, बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। उन दोनों में आप 2-2 हजार से उस एसआईपी को बढ़ा दीजिए। तो 4,000 आप गोल्ड से कम करेंगे, और 2 इक्विटी फंड में आप इनको, निपॉन जो फंड है लार्ज कैप का, वो भी पैसा जो अगर आप चाहें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं। सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने के लिए खुद से अगर निपॉन लार्ज कैप की बात करें, तो आई थिंक लार्ज कैप कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप डोमिनेटेड है। साथ ही आपको मौका मिलता है कि आपका थोड़ा पैसा जो है वो यूएस मार्केट्स में भी जाए। तो ये कुछ बदलाव है मुझे लगता है जो आपको मदद करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली अच्छा करे, और शायद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपसे बेहतर हो सके। तो 5 साल से समय बढ़ाइए, डेफिनेटली मुझे लगता है पूरी चांसेस है कि आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। और अगर 15-16 सालों का ही ये होराइजन लेकर चले हेमंत, तो कितना एलोकेशन इनको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने 3 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए, इन केस इनका कोई सर्टेन गोल हो इन 15 ईयर्स? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 3 करोड़ के सामने करीब 1 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो आप जैसे कर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इनको डबल करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। अच्छी बात यह है कि जब आप इतने लंबे समय के इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल के बाद हर 5 साल में आप देखेंगे कि आपका कॉर्पस जो है वो डबल होता जाएगा।
तो या तो आप समय बढ़ाइए या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो या तो आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए, 15 इयर्स की जगह 20 इयर्स आप अपना कीजिए, तब आप अपनी 3 करोड़ को लक्ष्य को हासिल करेंगे, नहीं तो आपका एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। 20 इयर्स में इजिली इस पोर्टफोलियो से 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, अदरवाइज 15 सालों में 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का कैलकुलेशन बन रहा है। सजेस्ट किए गए हैं आपको बदलाव, उनको नोट कीजिए। गोल्ड एक्सपोजर थोड़ा कम कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन पर कीजिए फोकस। निपॉन इंडिया लार्ज कैप LIC गोल्ड ETF से निकलने की सलाह है। वहीं SIP आपको इंक्रीज करनी है 3 फंड्स में। कितनी इंक्रीज करनी है आपकी स्क्रीन पर है। बंधन स्मॉल कैप 4000, मोतीलाल मिड कैप 4000, 5000 डालिए पराग पारी फ्लेक्सी कैप में। तो ये स्ट्रैटेजी सजेशन रहेगा आपके लिए आपके इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर। चलिए अब पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं और ये क्या कंप्लीट पोर्टफोलियो सजेशन है या फिर कोई भी फंड पिक करके ऐड किया जा सकता है? आई थिंक मैं उन फंड्स की बात कर रहा हूँ जो एक तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हो चाहे आप नए निवेशक हो, इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए या फिर इनसे अपनी शुरुआत कीजिए। तो मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप को देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, और मिड कैप में कोटक मिड कैप को देख सकते हैं, और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन कितना है, उसके हिसाब से इन फंड्स की एलोकेशन कीजिए। ओके, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, कोटक मिड कैप, ये 4 फंड सजेस्ट किए गए हैं। इनमें आप पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल, थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।